Hello everyone, this is Mohammed Kaif. Today we are here to start a new series that name is आर एस शर्मा. आज हम एक न्यू सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है आर एस शर्माज इंडियाज़ एंशियंट पास्ट. आप सभी आर एस शर्मा की एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी से तो जानते ही होंगे कि इंडियाज़ एंशियंट पास्ट, इसमें पूरी एंशियंट हिस्ट्री आपकी क्लियर हो जाएगी. आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी हम अब एक स्टार्ट करने वाले हैं. आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 डील करेंगे. चैप्टर नंबर 1 को आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. धीरे धीरे इसमें 20 से लेकर 30 चैप्टर्स है, उन सबको हम डेली वाइज यहाँ पर लेक्चर के थ्रू यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. मैं यहाँ पर आपको अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1. लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ एंशियंट इंडियाज़ एंशियंट हिस्ट्री. यानी कि भारत की प्राचीन जो इतिहास है उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, उसकी क्या महत्वता है. चैप्टर का नाम आप पहले समझना पड़ेगा. तो इसमें ही आपका है कि हमें भारत का इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए. आपसे कोई बेसिक पूछे कि हम भारत का प्राचीन इतिहास क्यों पढ़े. आज हम जो है 20वीं शताब्दी में रह रहे हैं. आज हम क्यों आज से 10,000 साल पहले की चीज़ पढ़े, 20,000 साल पहले की चीज़ें पढ़े. क्यों, रीज़न क्यों है, क्योंकि ये रीज़न टू स्टडी द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. तो रीज़न है कि सबसे पहले ये हमको बताता है कि हम किस तरीके से डेवलप्ड हुए, हमारी प्राचीन जो है सभ्यता किस तरीके से थी, हमारी प्राचीन जो है कल्चर किस तरीके से थे, हमारी संस्कृति किस तरीके से थी. ठीक है, इस तरीके से आज जो हिस्ट्री आप जो पढ़ते हो वो मोस्टली जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो लिखी है वो आप हिस्ट्री पढ़ते हो. यानी कि हिस्ट्री को मॉडर्नाइज कर दिया गया है एज योर वेज. हम आगे लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं जो सेकंड चैप्टर है मॉडर्न हिस्टोरियंस के बारे में. ठीक उसी तरीके से ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो एग्रीकल्चर है जो कि बैकबोन मानी जाती है इंडियन इकोनॉमी की, तो वो किस तरीके से उसकी शुरुआत होती है और जिससे जो लाइफ है वो सिक्योर और सेटल्ड बनती है. और साथ ही साथ ये बताती है कि किस तरीके से एंशियंट इंडियंस डिस्कवर करते हैं एक यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्स को, और ये किस तरीके से अपने ज़िंदगी जीने का कार्य, मतलब ज़िंदगी किस तरीके से जीते हैं. तो ये सब इतना रीज़न है कि हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को क्यों पढ़ेंगे. ठीक है, अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में भिन्नता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भिन्नता में एकता. ठीक है, तो आप जानते हो कि जो भारत देश है वो आज सेक्युलर है. यहाँ पर हर धर्म के, हर जाति के लोग भाईचारे से यहाँ पर रहते हैं. ठीक है, एंशियंट टाइम्स में भी कई ट्राइबल्स कम्युनिटीज़, कई यहाँ से इन्वेडर्स आए, तो सब यहाँ पर आए. हमारा जो मेन जो मोटो होता है ना वो होता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी धरती, जो पूरा संपूर्ण संसार है वही हमारा परिवार है. तो सबको हम एक परिवार की तरह ट्रीट करते, किसी को स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट हम नहीं करते. तो प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक, साइथियंस, हुन्स, तुर्क्स, इन्होंने इन भारत को अपना घर बनाया. आर्यन की बात करें तो आर्यन जो है वे वैदिक संस्कृति कल्चर ऑफ नॉर्थ को मानते थे, और प्री आर्यन द्रविडियन और तमिल कल्चर ऑफ साउथ की तरफ अट्रैक्टिव थे. द्रविडियन एंड नॉन संस्कृतिक टर्म्स इन वैदिक टेक्स्ट इंडिकेट्स आइडियाज़, इंस्टीट्यूशन, प्रोडक्ट्स एंड सेटलमेंट्स जो कि एसोसिएट होते थे पेनिनसुलर एंड नॉन वैदिक इंडिया से. तो यहाँ पर आप देखते हो कि लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. जब व्यक्ति अब डेवलप होता है तो सबसे पहले नीड क्या होती है. देखो, कोई भी व्यक्ति है वो सबसे पहले तो उसको चाहिए सिक्योरिटी किसकी, फूड सिक्योरिटी अगर उसके पास होगी तो वो निश्चित हो जाएगा कि हाँ हमारे पास खाने के लिए है. रोटी कपड़ा मकान, एक मूवी आती है ना कि सबसे पहले रोटी है मेन चीज़, तो उसके बाद है उसकी खुद की आत्म सम्मान. ठीक है, फूड सिक्योरिटी आ जाती है तो इससे वो क्या हो जाता है, बिल्कुल निश्चित हो जाता है. ठीक है, उसके बाद जो है पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पर उनका क्या नाम से एक्सटेंशन इंक्रीज हो गया. तो एक्सटेंशन किस तरीके से हुआ, जब फूड सिक्योरिटी आ गई, जब एग्रीकल्चर यहाँ पर डेवलप्ड हो गया तो फूड सिक्योरिटी यहाँ पर आ गई. ठीक उसी तरीके से आप लैंग्वेज की बात देखोगे तो पाली और संस्कृत जो टर्म था वो गैंगेटिक प्लेन्स में एपर्ड हुआ संगम लिटरेचर में. संगम लिटरेचर जो है इसका ये इंपॉर्टेंट है कि 300 BC से लेकर 300 से लेकर 600 AD के बीच में बोला गया है. 300 BC से लेकर 600 AD के बीच में ईस्टर्न रीजन्स में प्री आर्यन ट्राइबल थी जो कि मुंडा और कोलेरियन लैंग्वेज बोला करती थी. मुंडा और कोलेरियन लैंग्वेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड थिंग इज व्हाट इज चक्रवर्तीज किसे कहा गया. एक्चुअली चक्रवर्तीज उन राजाओं को कहा गया जिन्होंने जिन्होंने ट्राई किया कि वो अपनी अथॉरिटी जमा सके, अपना जो आधिपत्य है वो बना सके किसके ऊपर, हिमालय से लेकर कैप कॉमोरिन तक. ठीक है, तो उनको चक्रवर्तीज कहा गया. चक्रवर्ती राजाओं के नाम बताइए. तो चक्रवर्ती राजा में पहला आता है अशोका द ग्रेट. इसने सारे क्षेत्रों को लिया लेकिन साउथ में नहीं जा पाया, यानी कि ये कलिंग से होता हुआ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये रीजन इसने ये कवर किया, लेकिन ये साउथ की तरफ एक्सटेंडेड नहीं हुआ. समुद्रगुप्त ये गंगा से लेकर तमिलनाडु तक ये तमिलनाडु तक ये गया.
ठीक है। इसके बाद आता है हर्षवर्धन, जो कि लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया बोला जाता है, जिसको कि ये भारत के जो उत्तरी भारत का इसको एक तरीके से स्वामी माना जाता है, लेकिन इसको डिफीट कर दिया जाता है बाद में चालुक्य किंग पुलकेशिन के द्वारा। 3rd सेंचुरी बीसी में जो प्रकृत है वो लिंगो फ्रेंसा बन जाती है। लिंगो फ्रेंसा यानी कि एक ऐसी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जो सबके द्वारा बोली जाती है, जैसे कि नॉर्थन पार्ट में आप हिंदी को बोल देखते हो कि हिंदी जो है वो सबके द्वारा बोली जाती है, ठीक उसी तरीके से प्राकृत लिंगो फ्रेंचा हो जाती है, लैंग्वेज हो जाती है 3rd बीसी में। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे वो भी प्राकृत और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में ही इसी के कारण लिखे हुए हैं। बाद में इसकी जगह संस्कृत ले लेती है। संस्कृत जो है वो स्टेट लैंग्वेज हो जाती है इन रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, और प्रोमिनेंट हो जाती है गुप्ता पीरियड में 4th सेंचुरी एडी तक आने लगा। 4th सेंचुरी एडी में आप जब संस्कृत में आप जब गुप्ता पीरियड में जब आप देखोगे जो प्रशस्ति जो आएगी वो संस्कृत में आई थी, तो संस्कृत में यहाँ पर आने लग जाती है। तो चैप्टर नंबर 1 तो यही था कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, बेसिक तो यही था, और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था। तो एक तरीके से आप इसको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बोल सकते हो कि अब हम आर एस शर्मा के चैप्टर्स यहाँ पर डील करने वाले हैं, एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पर इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री हम डील करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा, और ये सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आर एस शर्मा के लिए, क्योंकि मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।